गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दशम का संसाधन और उनके विकास के बारे में कि संसाधन क्या है, इसके विषय में पढ़ेंगे। संसाधन के विषय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनके मुख्य ये इन उद्देश्यों को हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन को हम लोग संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का विकास कैसे हो रहा है और भारत में संसाधन नियोजन, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है। भूमि संसाधन, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय का वर्णन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद हम लोग मृदा के प्रकारों और उनके प्रकारों और फसलों के लिए महत्व, उनके वर्गीकरण को हम लोग इस चैप्टर में जान सकेंगे। संसाधन किसको कहेंगे? संसाधन वैसे वस्तु को हम लोग कहेंगे जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, उसको हम लोग संसाधन कहेंगे। जैसे ये हमारा डिजिटल बोर्ड हुआ, ये हमारी आवश्यकता को पूरी कर रहा है क्योंकि इससे हमको सीखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए संसाधन है। ये पंखा घूम रही है, इससे हमको आराम मिल रहा है, ये हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, ये संसाधन है। पेन, ये डिजिटल पेन है, ये भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक संसाधन है। पूरे पृथ्वी में या फिर अपने आसपास के वातावरण में कोई भी वस्तु या फिर इस वायुमंडल में कोई भी ऐसी चीज़ या फिर वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रही हो, वो हम लोग कहेंगे उसको संसाधन। कोई भी भौतिक पदार्थ जो हमारे आसपास के वातावरण और वायुमंडल का भाग है और लोगों की आवश्यकता को पूरी करता है, उसको हम लोग संसाधन कहेंगे। उदाहरण के रूप में हम लोग ले लेते हैं कोयला। कोयला को तब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसको हम लोग अपने यूज में नहीं, अपने उपयोग में नहीं लाए, तब तक उसको हम लोग संसाधन नहीं कहेंगे। तब तक वो सिर्फ एक काली मिट्टी ही कहलाएगा और कुछ नहीं। जब मानव को पता चला कि कोयला से जो आग ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, तब जाके जो है वो कोयला कहलाया, नहीं तो वो एकमात्र काला मिट्टी था। उससे हमारी आवश्यकता पूरा हुआ तो वो हमारे लिए संसाधन है। तो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के आसपास कोई भी वस्तु, जिधर भी नज़र दौड़ाए, अपने आसपास कोई भी वस्तु हमको दिखे और जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, वो संसाधन है। पेड़ संसाधन है, पौधा संसाधन है, घर संसाधन है, टेबल संसाधन है, चेयर संसाधन है। जितने भी वस्तु हमको देखने को मिल रही है जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, वो सभी जो है हमारे लिए संसाधन का कार्य करती है। और इन संसाधनों में मानव का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक किसी वस्तु को मानव उपयोग में नहीं लाएगा, तकनीकी के माध्यम से उसको उस उपयोग में नहीं लाएगा, तब तक जो है उसको हम लोग संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये मान लो ये कोई भी वस्तु जो है संसाधन है। संसाधन तब तक किसी भी वस्तु को हम लोग नहीं कहेंगे जब तक कि उसमें जो है मानव का रोल नहीं हो। संसाधन को बनाने के लिए मानव का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद दूसरा तकनीक का, इसके बाद तीसरा जो है प्राकृतिक का। प्राकृतिक रूप में कोई भी वस्तु अगर निहित है जो प्राकृतिक रूप में है, जैसे हुआ पेड़ हुआ, प्राकृतिक रूप में स्थित या निहित है। पेड़ को काट कर जो है उसको तकनीकी के माध्यम से उसको मानव ने टेबल का आकार दिया, तब जाके वो जो है टेबल कहलाया, तब जाके वो मानव के लिए उपयोग हुआ, तब जाके वो जो है संसाधन कहलाया। नहीं तो वो बस एक लकड़ी था। जब तक वो टेबल का रूप नहीं लिया तब तक वो संसाधन नहीं था। टेबल बनने के बाद हमने उसका इस्तेमाल किया, यूज किया पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तब वो संसाधन कहलाया। तो किसी भी संसाधन
को बनाने के लिए जो है मानव का बहुत बड़ा योगदान है, प्राकृतिक संसाधन का भी बहुत बड़ा योगदान है और तकनीक का भी बहुत बड़ा योगदान है। तब जाके जो है वो वस्तु जो है संसाधन कहलाएगा, नहीं तो संसाधन उसको हम लोग नहीं कह सकेंगे। संसाधन मुख्य रूप से पूरे पृथ्वी पर या फिर पूरे वायुमंडल में जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव संसाधन या फिर मानव निर्मित संसाधन। दो प्रकार के संसाधन है यहाँ पर। संसाधन जो है दो प्रकार का, एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसको कहेंगे जो पृथ्वी पर अपने आप प्राकृतिक रूप से आ गई हो, जैसे पेड़ हुआ, पौधा हुआ, पहाड़ हुआ, खनिज संपदा हुआ, वायु हुआ, जल हुआ, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक रूप से अपने आप, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है और वो विकास हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। और जिसमें मानव का योगदान हो, उसको हम लोग, जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, उसको हम लोग कहेंगे मानव संसाधन या फिर मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन यहाँ हम लोग दो प्रकार से देखें। इसके अलावा संसाधनों के विभिन्न रूप है, जो संसाधनों को कई और विभिन्न रूपों में बांटा जाता है। जैसे संसाधन को जो है मुख्य उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को बांटा जाता है, समाप्यता के आधार पर भी संसाधन को बांटा जाता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटा जाता है और विकास के स्तर के आधार पर भी जो है संसाधनों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा जो है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इन चार प्रकारों में के बारे में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। इसमें नाम से ही पता चल रहा है जैव संसाधन किसको हम लोग कहेंगे और अजैव संसाधन किसको कहेंगे। जैव संसाधन उसको कहेंगे जिसमें किसी वस्तु में या फिर किसी जीवित वस्तु में, सजीव में जो है जीवन निहित हो। वैसे संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहेंगे जिसमें जीवन निहित हो, जो चल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है, सांस ले सकता है, जो बढ़ सकता है। वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे जैव संसाधन। मतलब जिसमें जीवन निहित है उसको हम लोग कहेंगे जैव संसाधन। जैसे मनुष्य हुआ, पौधा हुआ, मछली हुआ, जानवर हुआ, ये सभी जो है जैव संसाधन है, उनमें जीवन निहित है। और ऐसा नहीं है कि जैव जो है वो संसाधन हमारे लिए किस प्रकार है। अगर कोई भी संसाधन जैव है जिसमें जीवन निहित है तो उसको हम लोग संसाधन कैसे कहेंगे। जैसे मान लो बैल हुआ, वो हमारे लिए संसाधन किस प्रकार से है। बैल जो है हमारे खेती के काम में आता है, उससे हल चलाया जाता है। कई जानवर है जो हमारे लिए, जैसे हुआ भेड़, भेड़ से जो है ऊन बनाई जाती है, उससे स्वेटर बनता है जिसको हम लोग पहनते हैं। तो उस जीव से जो है हमारी आवश्यकता को पूर्ति हुआ, हमारी आवश्यकता जो पूरा हुआ तो वो हमारे लिए संसाधन कहलाया। तो किसी भी जैव से अगर हमारी आवश्यकता को पूरा हो रही हो, हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही हो, उसको हम लोग कहेंगे जैव संसाधन। जिसमें जीवन निहित है
वो जैव संसाधन है, और जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही हो वो हुआ जैव संसाधन। इसके बाद दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्य के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को पहले हम लोग देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन हम लोग उसको कहेंगे जिसका उपयोग जो है हम लोग बार बार करने सकते हैं, जो एक बार उपयोग करने के बाद कभी खत्म ना होने वाली वस्तु है, उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। उसको जो है पुनः जो है नवीन किया जा सकता है, नया किया जा सकता है, नए रूप में उसको फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हो। वैसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं या फिर वैसे कौन कौन सी चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं होती हो, चाहे जितने भी हम लोग उसका उपयोग करने सके वो कभी खत्म नहीं होगा। वो संसाधन है हमारे लिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा है, कभी समाप्त नहीं होगा। सौर ऊर्जा जिसको हम लोग सूर्य की किरण कहते हैं, सोलर से जो सूर्य की किरणें से हमें ऊर्जा मिलती है, और ये कभी नहीं खत्म होगा। इसके बाद हुआ पवन। पवन जो है ये भी अनवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन है, ये भी कभी समाप्त नहीं होने वाली संसाधन है। जल हुआ, वनस्पति हुआ, मछली हुआ, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है, कभी समाप्त नहीं होने वाली संसाधन है। इसको हम लोग पुनः बार बार जो है उपयोग कर सकते हैं। वनस्पति अगर पूरी तरह से खत्म ना किया जा रहा हो तो उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं बार बार, पूरी तरह से अगर उसको खत्म नहीं किया जा रहा। मछली को अगर पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा रहा है तो बार बार जो है अगले साल जो है फिर वो अपनी जो है हमें मछली प्राप्त होगी। तो ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा जो कभी नहीं समाप्त होगा, जल जो कभी नहीं समाप्त होगा, ये हमें जो है बार बार मिलती रहेगी। इसका उपयोग हम लोग बार बार करते रहेंगे, जो कभी खत्म नहीं होगा, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और अनवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे जिसका उपयोग अनवीकरणीय संसाधन, ये हुआ अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन हम लोग उसको कहेंगे जिसका उपयोग अगर हम लोगों ने एक बार किया तो उसका उपयोग जो हम लोग बार बार नहीं करने सकेंगे। जैसे ईंधन, ईंधन में लेते हैं हम लोग, जैसे पेट्रोलियम लेते हैं। पेट्रोल अगर हमने गाड़ी में एक बार पेट्रोल भरा तो क्या वो पेट्रोल को हम लोग दोबारा उपयोग में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। जिसका उपयोग हम लोग सिर्फ एक बार कर सकते हैं, सिर्फ एक बार, उसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं करने सकेंगे, सिर्फ एक बार कर सकेंगे, उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं करने सकेंगे वो हुआ अनवीकरणीय संसाधन। कोयला हुआ, ईंधन हुआ, गैस हुआ, ये सभी जो है खनिज संसाधन हुआ, ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। इसका उपयोग हम लोग सिर्फ एक बार करने सकेंगे और इसके बाद जो है दोबारा नहीं करने सकेंगे। जैसे कोयला, कोयला हम लोग खोद के लाए, उसको जलाए, जलाने के बाद क्या उसका उपयोग हम लोग दोबारा करने सकेंगे? नहीं, उसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं करने सकेंगे। जबकि सोलर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है, उसका उपयोग हम लोग बार बार करने सकेंगे क्योंकि वो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम लोग बार बार करने सकेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और अनवीकरणीय संसाधन जो समाप्त हो जाती है, एक बार समाप्त होने के बाद उसका उपयोग हम लोग पुनः दोबारा नहीं करने सकेंगे, उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आ गया नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन वो है जिसका उपयोग हम लोग बार बार करने सकेंगे, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे सोलर एनर्जी हुआ, पवन हुआ, जल हुआ। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं करने सकेंगे। नवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम लोग बार बार करने सकेंगे, अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम लोग सिर्फ एक बार करने सकेंगे, समाप्त होने के बाद उसका उपयोग हम लोग नहीं करने सकेंगे। नवीकरणीय संसाधन में हुआ सोलर एनर्जी हुआ, जल हुआ, पवन हुआ। और अनवीकरणीय संसाधन में हुआ
विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक गैस हुआ, खनिज हुआ, खनिज संसाधन हुआ, इसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं करने सकेंगे। इसके बाद तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन नाम से ही पता चल रहा है जो निज हो। व्यक्तिगत संसाधन में भूमि हुआ, भूमि का खंड हुआ, घर हुआ, जिसमें स्वयं व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा है सामुदायिक संसाधन या फिर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक संसाधन में वैसे वस्तु को हम लोग शामिल करते हैं जिसमें पूरे समूह का अधिकार हो, जैसे तालाब हुआ, कुआं हुआ, नल हुआ, पार्क हुआ। इसमें जो है पूरे समूह का अधिकार होता है, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे। इसके बाद हुआ तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसको कहेंगे जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार हो, जैसे समुद्र। किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाद जो क्षेत्र आता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। समुद्री क्षेत्र से किसी भी स्थल खंड से किसी भी देश के 200 किलोमीटर तक जो है वो राष्ट्रीय संसाधन है। 200 किलोमीटर के बाद वो संसाधन जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, जो जिसमें पूरे विश्व का अधिकार होता है। विकास के कार्य के लिए उसको कोई भी देश जो है अनुमति लेके उसमें कार्य कर सकता है। और चौथा है राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, जैसे रेल मार्ग हुआ, सड़क मार्ग हुआ, खनिज संसाधन हुआ, वनस्पति हुआ, वन हुआ। यह सब जो है राष्ट्र संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला है विकास के स्तर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को जो है 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। ये विकास के स्तर के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। चलो, संभावित संसाधन। संभावित संसाधन उसको कहेंगे कि संभावित संसाधन किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोग नहीं किया गया होता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग संभावित संसाधन कहेंगे। जो उस क्षेत्र में विद्यमान है, वो संसाधन जो है उस क्षेत्र में स्थित है, लेकिन वह लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। जैसे गुजरात एवं राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वो निहित है पवन ऊर्जा, लेकिन उसको उपयोग में नहीं ला जा रहा है। लेकिन भविष्य में जो है संभव है कि उससे ऊर्जा पैदा किया जा सकता है और लोगों को जो है बिजली प्रदान किया जा सकता है। उसको हम लोग कहेंगे संभावी संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, जो विकसित संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में कई मिलियन टन कोयला संसाधन है। कोई भी संसाधन जो है वो उस बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और उस संसाधन का हम लोग उपयोग करना शुरू कर देते हैं कि कितने प्रतिशत जो है संसाधन उपलब्ध है और उसका विकसित हो चुका हो, उस संसाधन का उपयोग हम लोग कर रहे होते हैं और आगे भी करेंगे, तो वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे विकसित संसाधन। तीसरा है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन हम लोग किसको कहेंगे? भंडार संसाधन हमारे पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, लेकिन हम उनका उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम तकनीक से
अवगत नहीं है। मतलब हमारे पर्यावरण में वो संसाधन जो है पूरी तरह से भरी हुई है। जैसे हम लोग देखेंगे कटलम, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि इस हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन उसका जो है स्टोर करने की क्षमता अभी तक तकनीक विकास नहीं हुआ है, इसलिए जो है अभी तक ये जो है भंडारण संसाधन में है। जब तक इसका जो है भंडार करने के जो है तकनीक विकास नहीं होगा तब तक इसको जो है उचित उपयोग हम लोग इसको नहीं करने सकेंगे। चलो कट में। चौथा है संचित संसाधन। संचित संसाधन जैसे नाम से ही पता चलता है कि संचित कोष का अर्थ है भविष्य के उपयोग के लिए सामग्री आरक्षित करना है, यानी उनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। बांधों में जल और वन संचित कोष के उदाहरण है। वैसे संसाधन जो पूरी तरह से हमारी पृथ्वी में संचित है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है या फिर अभी धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है। जैसे बांधों का जो जल है वो भी एक संचित संसाधन है और वन वो भी एक संचित संसाधन है। भविष्य में इसका जो है उपयोग किया जा सकता है बांधों का जल और वन संसाधन का। तो बच्चों आज हमने संसाधन के बारे में पढ़ा और संसाधन क्या है उसके विषय में पढ़ा। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। संसाधन किसको कहेंगे? हमारे पर्यावरण में या फिर वायुमंडल में स्थित वैसे कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे संसाधन। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरी मानव निर्मित संसाधन या फिर मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिसमें मानव का कोई रोल नहीं हो, जिसमें मानव का कोई किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं हो, मानव का कोई रोल नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसाधन, जो अपने आप उग गया है। जैसे पेड़ हुआ, पौधा हुआ, वनस्पति हुआ, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरा मानव निर्मित संसाधन है। वैसे संसाधन जिसमें मानव का योगदान हो, टेबल हुआ, बेंच हुआ, पंखा हुआ, घर हुआ, ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा संसाधन को और भी विभिन्न भागों में बांटा जाता है। जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि संसाधन को और 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा विकास के स्तर के आधार पर, और चौथा जो है वो है हमारा स्वामित्व के आधार पर। तो पहला देखते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया। एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जिसमें जीवन निहित हो उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। जैसे विभिन्न प्रकार के जीव, जंतु, जानवर, वे सभी जो है जैव संसाधन है। और जिसमें जीवन निहित नहीं हो, जो निर्जीव हो, उसको हम लोग कहेंगे अजैव संसाधन। जैसे चट्टान हुआ, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन हुआ, पेट्रोलियम गैस हुआ, इन सब में जो है जीवन निहित नहीं है, इसलिए इसको जो है हम लोग कहेंगे अजैव संसाधन। और दूसरा है समाप्यातक के आधार पर। समाप्यातक के आधार पर संसाधनों को भी हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन हम लोग उसको कहेंगे जिसका उपयोग हम लोग बार बार करने सकें और जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली संसाधन है और इसका उपयोग हम लोग बार बार करने सकेंगे। तो ये हुआ हमारा नवीकरणीय संसाधन।
और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे जिसका उपयोग हम लोग सिर्फ एक बार करने सकेंगे, इसके बाद उसका उपयोग दोबारा नहीं करने सकेंगे, उसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं करने सकेंगे। जैसे हुआ ईंधन हुआ, कोयला हुआ, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन हुआ, ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगर मान लो पेट्रोल को अगर हम लोग एक बार इस्तेमाल किया तो वो तो जल के जो है धुआं बन जाएगा, फिर ऊपर चले जाए, उसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं करने सकेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। और तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का हो, भूमि हुआ, भूमि का खंड हुआ, घर हुआ, ये सब जो है वो व्यक्तिगत संसाधन है, जो सिर्फ अपना है, निज है, उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन उसको कहेंगे जिसमें पूरे समूह का अधिकार हो। किसी भी ग्राम में या फिर किसी भी शहर में जो है हम लोग देखते हैं कि पूरे समूह का अधिकार होता है। जैसे तालाब हुआ, कुआं हुआ, पार्क हुआ, इन सब में जो है पूरे समूह का अधिकार होता है, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्र सभी देशों का अधिकार हो। किसी भी देश के तट से जो है 200 किलोमीटर तक उस क्षेत्र में आता है, उस देश की सीमा के अंतर्गत आता है, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद अगर कोई समुद्री क्षेत्र है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और कोई भी देश जो है अनुमति प्राप्त करके उस क्षेत्र में जो है अपना कोई भी कार्य कर सकता है, विकास का कोई भी कार्य, अनुसंधान का कोई भी कार्य कर सकता है। और चौथा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में मुख्य रूप से जिसमें पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। रेल मार्ग हुआ, नहर हुआ, सड़क मार्ग हुआ, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन हुआ, वन हुआ, यह सब जो है पूरे राष्ट्र का अधिकार है, इसलिए इसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और चौथा था विकास के स्तर के आधार पर हम लोगों ने संसाधन को भी जो है 4 भागों में डिवाइड किया। एक है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारण संसाधन और चौथा है संचित संसाधन। संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो आने वाला कल में जो है उसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब वो संभावित संसाधन, वो संसाधन उस क्षेत्र में निहित है लेकिन वह लोगों के जो है लोगों के पहुंच तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन भविष्य में वो संभव है कि उसका उपयोग किया जा सकता है, उसको हम लोग कहेंगे संभावित संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन हम लोग वैसे संसाधन को कहेंगे जिसकी जानकारी सर्वेक्षण के उपरांत जिसकी जानकारी हमको है और जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। कोयला हुआ, सोना हुआ, ईंधन हुआ, विभिन्न प्रकार के संसाधन जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे विकसित संसाधन। और तीसरा है भंडारण। वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में पूरी तरह से निहित, पूरी तरह से हर जगह है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरे पर्यावरण में स्थित है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग अभी तक जो है पूरी तरह से नहीं करने सक रहे हैं। ये पूरे पृथ्वी में भंडार हुआ है, लेकिन इसका स्टोर करने की क्षमता जो है अभी तक विकसित जो है बहुत कम ही हुआ है, लेकिन भविष्य में जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको जो है हम लोग कहेंगे भंडारण। और तीसरा है संचित कोष, चौथा है संचित कोष। संचित कोष में जो है मुख्य रूप से 2 वस्तुएं आएगी, एक है
बांध और दूसरा है वन संसाधन। बांध से जो है बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, बांधों का पानी से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। वन से जो है विभिन्न प्रकार के औषधियाँ बनाई जा सकती है। वन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी संसाधन। तो आज हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में पढ़ा। संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधन क्यों कहलाता है। तो अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे होता है, संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।